There is no God. God is the greatest lie invented by man. दोस्तों, आज हम बात करें एक ऐसे संत की जो कभी खुद को आचार्य डिक्लेयर कर देता था तो कभी अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देता था। जी हाँ, जो ना कभी किसी धर्म को मानता था, ना कभी किसी समाज को, जो ना कभी किसी देश को मानता था, न किसी देश की सीमा को, जो ना कभी सरकार को मानता था और ना ही उसके द्वारा बनाए गए किसी नियम को। उसने महात्मा गांधी की भी आलोचना की थी, तो स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ जैसे युग पुरुषों की भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस ओशो और उस भगवान रजनीश की बात करने वाले हैं जिस पर अमेरिका, इटली, जर्मनी जैसे 21 देशों ने अपने यहाँ एंट्री पर बैन लगा दिया था, जिसका पूरा जीवन ही कंट्रोवर्सी से भरा था। वो जहाँ भी जाता था बवाल मचा देता था। वो जब तक जिंदा रहा, सरकार हो, पुलिस हो या फिर नेता हो, मीडिया हो, हर कोई उसके ही पीछे पड़ा रहा। और जब उसकी मौत हुई तो मौत भी कंट्रोवर्सी बन गई। आज तक ओशो की रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आज भी इनकी मौत से संबंधित केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। तो आइए बताते हैं सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। दरअसल ओशो का असल नाम चंद्र मोहन जैन था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। ये कुल 11 भाई बहन थे। इनके पिता एक छोटे से कपड़ा व्यापारी थे। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती थी, इसलिए ओशो के माँ बाप ने इन्हें इनके नाना नानी के साथ रहने दिया और वहाँ पर ये 18 वर्ष की उम्र तक रहे। वैसे इनके नाना नानी भी कमाल के लोग थे, इन्हें पूरी फ्रीडम दे रखी थी। ओशो खुद बताते थे कि अगर वे शुरू के 18 वर्ष तक अपने नाना नानी के साथ ना रहे होते तो वे जो भी बने कभी ना बन पाते। उन्हें किसी भी चीज के लिए कोई रोक टोक ना थी। इनके जो मन में आता था ये वही करते थे। स्कूल जाने की इच्छा हुई तो गए, नहीं हुई तो ना गए। खाने का मन हुआ तो खाए, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। इसके अलावा एक बात और थी, जब ये स्कूल में होते थे तो अपने टीचर्स को भी बहुत परेशान किया करते थे। ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते थे जिसका जवाब इनके टीचर्स के पास भी नहीं होता था और फिर टीचर परेशान होकर इन्हें क्लास से बाहर कर देते थे। लेकिन एक चीज थी कि ओशो थे बहुत जीनियस। जी हाँ, ये किसी को भी अपने बातों से कन्विंस कर सकते थे। दरअसल एक बार स्कूल ने ओशो को उनकी हरकतों की वजह से स्कूल से बाहर कर दिया तो ये चले गए दूसरे गांव के एक स्कूल के हेडमास्टर के पास और उनकी इतनी तारीफ करने लगे कि उस हेडमास्टर को यह लगने लगा कि उससे अच्छा दूसरा कोई है ही नहीं और इन्हें तुरंत ही अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। लेकिन अब ये कहां अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे। जब उस स्कूल में इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो जाते वक्त अपने उसी हेडमास्टर से बोले कि आपसे बड़ा बेवकूफ अपने पूरे जीवन में मैंने नहीं देखा। मैं आपको कब से बेवकूफ बना रहा हूँ और आप बनते ही जा रहे हो। बचपन से ही इन्हें किताबें पढ़ने का शौक था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने स्कूल लाइफ में ही एक लाइब्रेरी सेटअप की थी जिसमें इन्होंने हजारों किताबें इंडियन एंड फॉरेन ऑथर्स की रखी थी। 15 साल की उम्र में इनकी गर्लफ्रेंड शशि की मौत हो जाती है जो इन्हें बहुत आहत करती है और तभी से इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब ये किसी की भी मौत पर दुखी नहीं होंगे बल्कि उसे एंजॉय करेंगे। इनका मानना था कि जब किसी की मौत होती है तो रोना नहीं है, ढोल बाजे के साथ गीत संगीत के माहौल में नाचो गाओ। इनके आश्रम में जब भी कोई मरता था तो आश्रम के अंदर लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। खूब गीत संगीत नाच गाना होता था। आज भी इनके फॉलोअर्स किसी की मौत पर शोक नहीं मनाते बल्कि एंजॉय करते थे। वैसे शुरू में ओशो सोशलिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने नेशनल इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस भी ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन वो कहीं भी फिट ना हुए। अपनी आइडियोलॉजी की वजह से वो हर जगह अनफिट ही थे। इन्हें नियम कानून तो बिल्कुल बकवास लगता था। इनका मानना था कि इंसान जानवरों की ही तरह रहे, जब इच्छा हो, जो इच्छा हो, जिस चीज की इच्छा हो, बिना किसी बात की परवाह किए करो, बस खुश रहो, अपना जीवन जियो, किसी चीज की परवाह ना करो। रुपये पैसा खूब कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, मस्त रहो, बस चाहे जो करना पड़े। 19 साल की उम्र में इन्होंने जबलपुर के हितकर्णी कॉलेज में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में बीए करने के लिए एडमिशन लिया था। लेकिन अपने टीचर्स और प्रोफेसर से हमेशा डिबेट करते थे, धर्म के बारे में, समाज के बारे में, सरकार के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में और सेक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि कोई हजम नहीं कर सकता था और उनसे परेशान होकर कॉलेज ने भी उन्हें बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने जबलपुर के ही डीएन जैन कॉलेज को ज्वाइन किया, लेकिन वहां भी कुछ सही नहीं रहा। डीएन कॉलेज ने भी इन्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था और वो सिर्फ एग्जाम देने जा सकते थे। 1955 में फिलॉसफी से बीए की डिग्री लेने के बाद सागर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी में ही एमए करने लगे। डिस्टिंक्शन के साथ इन्होंने 1957 में एमए कंप्लीट की, जिसके कारण इन्हें तुरंत ही रायपुर संस्कृत कॉलेज में टीचिंग की नौकरी मिल गई। नौकरी तो मिल गई, लेकिन इनका टीचिंग का स्टाइल किसी को अच्छा ना लगा।
वाइस चांसलर ने इन्हें तुरंत कॉलेज छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को वही सब सिखा रहे थे जो लोगों के लिए, समाज के लिए सही नहीं था। ये स्टूडेंट्स को रेबल होना सिखाते थे, ये अपनी फिलॉसफी को सिखाते थे, ये अध्यात्म, धर्म, देश, सरकार, समाज सबके बारे में सिखाते थे, लेकिन अपने हिसाब से, जो उस समय तक किसी ने अभी तक सुना नहीं था। और अंत में इन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। इसके बाद दोस्तों 1958 में ये जबलपुर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बनते हैं और फिर 1960 में इन्हें प्रोफेसर के लिए प्रमोट कर दिया जाता है और इसी पीरियड में इन्होंने अपने आप को आचार्य डिक्लेयर कर दिया। अजीब बात है ना, इन्होंने खुद को ही आचार्य घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय की नौकरी के साथ साथ ही इन्होंने पूरे भारत में घूमने का भी फैसला किया। आचार्य रजनीश पूरे भारत में हर जगह जाते थे, हर डिबेट शो में पार्टिसिपेट करते थे, सोशलिज्म पर बोलते थे, गांधी पर बोलते थे, धर्म पर भी बोलते थे। इनके जीवन की पहली कंट्रोवर्सी उस वक्त हुई जब इन्होंने गांधी जी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। वो गांधी को हिंसावादी मानते थे। दोस्तों ये इतना ज्यादा सफर करते थे कि इन्हें ठीक से सोने के लिए समय भी नहीं मिलता था। रेल में, रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथ पर कहीं भी सो जाते थे। ये गांधी की आलोचना करते थे कि गांधी गरीबी की पूजा करते थे। ये लोगों को अपनी स्पीच में, डिबेट में बोलते थे संपत्ति का अर्जन करो। इनका मानना था कि इंडिया को अमीर बनना है, गरीबी को एलिमिनेट करना है और सोशलिस्ट नहीं कैपिटलिस्ट बनना है। जी हाँ दोस्तों, साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म और बर्थ कंट्रोल को अडॉप्ट करके ही देश का डेवलप किया जा सकता है। उनका मानना था कि हम 20वीं सदी में होकर दूसरी सदी के हिसाब से नहीं जी सकते, नहीं खुश हो सकते। ओशो का मानना था कि लोगों को, समाज को, देश को पहले कैपिटलिस्ट होना चाहिए और फिर उसके बाद सोशलिस्ट बनो। यही सब इनकी आइडियोलॉजीज थी, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल हुए। आम लोग इनके अगेंस्ट होते चले गए, लेकिन जो अमीर थे, जो बिजनेसमैन थे, इनके लॉयल हो गए। इन्हें अपना गुरु मानने लगे। रिलीजन को लेकर, डेली लाइफ को लेकर इनसे राय लेने लगे और रिटर्न में ढेर सारा डोनेशन आना शुरू हो गया। अच्छा, मेडिटेशन को लेकर ये काफी ज्यादा अग्रेसिव थे। इनका मानना था कि मेडिटेशन से ही लोगों के दुख का अंत हो सकता है। शराब की, जीवों की हत्या से लेकर ये काफी ज्यादा सख्त थे। ये अपने स्पीच में बोलते थे कि शराब से लोग सिर्फ अपने दुख को भूल सकते हैं, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी दवा है जिससे सारे दुख तकलीफ का एंड हो जाएगा। इसलिए अब ये 3-3, 4-4 दिनों के लिए जगह जगह पर मेडिटेशन कैंप लगाने लगे। इनकी स्पीच और मेडिटेशन कैंपों से देश भर में कंट्रोवर्सी भी हो रही थी और ये फेमस भी हो रहे थे। 1966 में जबलपुर यूनिवर्सिटी ने भी इनसे हाथ जोड़ लिया था कि आचार्य जी अब जाओ, आप अब नहीं झेल सकते आपको। 1968 में इन्होंने सेक्स को लेकर कई लेक्चर्स दिए, जिसे बाद में फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के नाम से पब्लिश किया गया। इसी के बाद उन्हें मीडिया में सेक्स गुरु कहा जाने लगा। साधु संतों के जीवन पर, रहन सहन पर सवाल होने लगे। ये स्पीच में बोलने लगे कि जो ये कहता है कि जीवन में कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर, इस दुनिया के सारे सुख को छोड़कर जंगल में, गुफा में जिंदगी जियो, ना अच्छे से खाओ ना अच्छे से रहो, वे सब बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। इसके बाद सारे ऑर्थोडॉक्स समाज के लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं और इनको जान से मारने के लिए इन पर हमला भी हुआ था, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ। इनके मेडिटेशन का अंदाज भी अनोखा था, जिसमें डीप ब्रीथिंग, डांस, म्यूजिक सब कुछ था। 1907 में इन्होंने नव सन्यासी नाम से अपना एक नया स्पिरिचुअल ट्रेडिशन शुरू कर दिया, जिसमें हर एक सन्यासी को अपना नाम बदलना होगा, सैफरन कपड़ा, एक नेकलेस जिसमें इनका फोटो होगा, हमेशा धारण करना होगा। अगले ही साल 1971 में इन्होंने खुद को भगवान भी डिक्लेयर कर दिया। मुंबई का एनवायरमेंट इन्हें सूट नहीं कर रहा था और ये अस्थमा, डायबिटीज और कई एलर्जीज के शिकार हो गए। 1974 में इन्होंने पुणे में 6 एकड़ की जमीन लेकर अपना आश्रम खोला। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पर आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट लोकेटेड है। जी हाँ, उस आश्रम में हर तरह की एक्टिविटी होने लगी, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, बुक पब्लिकेशन, ज्वेलरी मेकिंग, सेरेमिक के काम, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, म्यूजिक, थिएटर और भी कई इंडिविजुअल एक्टिविटीज का ये आश्रम हब था। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों से भारी संख्या में फॉलोअर्स आने लगे और आश्रम में रुकने लगे। आश्रम सेक्स और पैसा कमाने का अड्डा बन चुका था। लोगों को 8-8 घंटे रूम के अंदर बंद कर दिया जाता था। वे एक दूसरे पर अटैक करते थे। लोग इंजर्ड हो रहे थे। आश्रम को लेकर मोरारजी देसाई सरकार और रजनीश के बीच डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। सरकार एक्शन पर एक्शन ले रही थी। रजनीश का अब इंडिया रुकना आसान नहीं था। 1981 में वे अमेरिका शिफ्ट होते हैं। अमेरिका के ओरिगन में वो 64 एकड़ की जमीन लेकर रजनीशपुरम के
स्थापना कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद अमेरिका सरकार उनसे परेशान हो गई और उन पर इलीगल एक्टिविटी का इल्जाम लगाकर जेल भेज देती है। कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि जेल के अंदर उन्हें एक जहर दिया जाता था जो उन पर धीरे धीरे असर करे और कोई जान ना पाए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनके साथ डील की और उन्हें देश से बाहर जाने को कहा। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो 21 देशों में गए, जहां से उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया। अंत में फिर वे इंडिया आते हैं। 19 जनवरी 1990 को पुणे आश्रम में 58 वर्ष की उम्र में रहस्यमयी ढंग से उनकी मौत हो जाती है। मौत का रहस्य आज तक खुल नहीं सका है, लेकिन लोग कहते हैं कि अरबों की प्रॉपर्टी के लिए उनके अपने लोगों ने उन्हें जहर देकर मार डाला था। आज भी इंडिया के अंदर उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनके विदेशों की संपत्ति का कोई हिसाब तक नहीं है। उनके फॉलोअर्स के बीच आज भी प्रॉपर्टी को लेकर संघर्ष जारी है। दोस्तों, ओशो एक फिलोसोफर थे, एक थिंकर थे, एक रिफॉर्मर थे। वे लोगों के जीवन को बदलना चाहते थे। हर एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन से उनको समस्या थी। आप हमें जरूर बताएं कि ओशो से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।